हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप लोग? मैं इसके एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास। जैसा कि थंबनेल में स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और यह पोएम जो है आपके बुक का तीसरा नंबर पोएम है और ये W.H. ऑर्डन के द्वारा इसको कंपोज किया गया, इसको लिखा गया। यह भी एक लिरिक है। लिरिक का मतलब गीत होता है। यह भी एक सॉन्ग है, गीत है। क्लास 12th बिहार बोर्ड, जिनका 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है और इस वीडियो में हम लोग कवि का परिचय करने वाले। इट मीन्स कि हम लोग W.H. ऑर्डन की जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना समय गंवाए क्लास को करते हैं शुरू। चलते हैं चैप्टर में, देखते हैं कि इस चैप्टर में कवि के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो लेते हैं हम लोग स्लाइड फर्स्ट और इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम, तब होगा झूम झूम। आइए, चैप्टर है, नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबको पता है नाउ का मतलब होता है अब। थोड़ा सा मैं इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटा हो गया। अब ये सही है। तो मीनिंग भी समझना है एक एक करके, तभी समझ में आएगा, ना तो ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। नाउ मतलब होता है अब। द लीव्स, द लीफ, द का तो कोई मीनिंग नहीं होता है। लीव्स का मतलब होता है पत्ते, यानी कि पेड़ के पत्ते। एक तो पत्ता होता है, उसका प्लूरल फॉर्म है। आर फॉलिंग, फॉल का मतलब गिरना होता है, यानी कि झड़ना। फास्ट मतलब तेज़ी से। मतलब टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात अब जो है पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने, कवि ने किसी पेड़ के पत्ते की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने इंसानियत, मानवता या मानव जाति की बात की है कि अब मानव जाति का पतन तेज़ी से हो रहा है। जिस तरह से पेड़ के पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं, उसी तरह से मानव जाति भी अब धरती से जल्दी से समाप्त हो रहे हैं, उनका पतन तेज़ी से हो रहा है। ये कवि के कहने का सेंस है। चलिए, नाम है W.H. ऑर्डन, जन्म हुआ 1907 में और इनका निधन हुआ है 1973 में। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इनके बारे में और पढ़ते हैं। पूरा इनका नाम है विंस्टन ह्यू ऑर्डन। 1907 टू 1973, यानी कि 1907 में जन्म हुआ है, 1973 में इनकी डेथ हो गई है। इनके बारे में कहता है कि हु, जो या जिन्होंने होता है, वॉन द पुलिट्ज़र प्राइज़ इन 1948, यानी जिन्होंने, यानी W.H. ऑर्डन ने 1948 में पुलिट्ज़र प्राइज़ जीता था। विन का मतलब जीतना होता है, इसका V2 है वॉन। तो जीता था, किस लिए जीता था? तो फॉर हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन के लिए। कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। एक कविताओं का संग्रह था, द कलेक्शन ऑफ पोएट्री, जिसका नाम क्या है? द एज ऑफ एंजाइटी। और आपको मालूम है एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, निराशा। नहीं, एज का मतलब उम्र भी होता है, युग भी होता है। तो चिंताओं का उम्र कहिए, चाहे चिंताओं का युग कहिए। इस रचना के लिए W.H. ऑर्डन को 1948 में पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आगे इनके बारे में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाज अ, तो वाज अ मतलब, वाज मतलब कौन? तो W.H. ऑर्डन, यानी कह सकते हैं कि ही वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। देखो, वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, यानी कि जो चौतरफा जिसको ज्ञान हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों का जिसके पास नॉलेज हो, उसको वर्सटाइल कहते हैं। यानी बहुमुखी कह सकते हैं, बहुआयामी कह सकते हैं, जो बहुत चीज़ों की जानकारी रखता हो। तो वर्सटाइल का मतलब हो गया बहुमुखी, एंड मतलब और, इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है बौद्धिक रूप से। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक होता है, और इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक रूप से विगोरस। विगोरस का मतलब होता है सशक्त, मतलब काफ़ी किसी चीज़ का महारत हासिल, देना सशक्त यानी मजबूत भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। पोएट यानी कवि, यानी कि ही वाज, यानी W.H. ऑर्डन वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, यानी कि वे एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से एक सशक्त कवि थे।
आगे इनके बारे में और कहता है कि वर्स ड्रामाटिस्ट, ही वॉज अ वर्स ड्रामाटिस्ट, वो एक वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे। वर्स का मतलब था काव्य यानी पोएम, कविता, और ड्रामाटिस्ट का मतलब था नाटककार यानी कि काव्य नाटककार भी थे। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, एक आलोचक भी थे। ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक यानी दूसरी चीज़ों का अनुवाद कर लेना, मतलब किसी और भाषा में लिखा हो तो उसको अपनी भाषा में लिख लेना, किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देना। तो ट्रांसलेटर भी थे, अनुवादक भी थे। एंड एडिटर, और बताइए एडिटर भी थे यानी कि ये एक संपादक भी थे, मतलब प्रकाशन भी करवाते थे कि उन चीज़ों का प्रकाशित भी करते थे चीज़ों को। तो बताइए इसीलिए ना इनको विगोरस वर्सटाइल कहा गया। वर्सटाइल क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए कितना इनके पास नॉलेज था। वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, एडिटर भी थे। आगे इनके बारे में कहता है पोएट्री टू हिम, यानी उनके लिए जो पोएट्री था हाँ वाज अ सीरियस गेम, यानी कह रहा है कि पोएट्री टू हिम, पोएट्री यानी कविता, टू हिम मतलब उनके लिए, किनके लिए? W.H. ऑडेन के लिए। वाज अ सीरियस गेम, एक सीरियस गेम था, यानी कि काफ़ी गंभीर खेल था, वह आसान नहीं समझते थे। कविता लिखना एक बहुत गंभीर खेल मानते थे, एक कह सकते काफ़ी सीरियस मुद्दा कह सकते हैं। विच शुड डीपेन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। अब इसका मतलब क्या है? विच का मतलब जो, यानी कि जो कविता उनके लिए जो सीरियस गेम थी, विच शुड डीपेन, डीपेन का मतलब गहरे रूप से, गहराई से, पीपल्स का मतलब लोगों के, और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया, सेल्फ का मतलब खुद, आत्म हो गया आत्मिक, और अवेयरनेस का मतलब चेतना या जागरूकता। यानी कहता है कि जो, और शुड का मतलब चाहिए है, तो कहता है कि विच शुड डीपेन पीपल सेल्फ अवेयरनेस, जो काफ़ी गहरे रूप से लोगों के आत्म चेतना को प्रदान करती थी, यानी प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यानी कह रहा है कि उनकी जो कविता जो थी उनके लिए जो एक सीरियस गेम थी, जो लोगों के आत्म चेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता के लिए होनी चाहिए, वैसी होती थी। मतलब जो उनकी कविताएं थी जो लोगों को जागरूक कर सके, उनकी आत्मा को झकझोर सके लोगों के, वो भी गहरे रूप से होनी चाहिए, वैसी थी उनके लिए कविता। बट लेकिन इट शुड इन नो केस, लेकिन यह किसी भी मामले में, इन नो का मतलब, इन नो केस का मतलब किसी भी मामले में, डायरेक्टली इफ़ेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। लेकिन कहता है कि किसी भी मामले में इसे लोगों के राजनीतिक या धार्मिक चॉइस यानी पसंद या चुनाव, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और रिलीजियस का मतलब हो गया धार्मिक, और डायरेक्टली का मतलब था सीधे, डायरेक्ट स्पष्ट रूप से, और इफेक्ट का मतलब था प्रभाव डालना। तो कहता है कि चूँकि लोगों के जागरूकता को तो दर्शाता था, ये होनी चाहिए, जागरूकता को दर्शानी चाहिए गहरे रूप से जो कविता थी, लेकिन इट शुड इन नो केस, लेकिन किसी भी मामले में इन कविताओं का जो है प्रभाव जो है वह सीधे लोगों के, मेंस यानी लोगों के राजनीतिक और धार्मिक चॉइस यानी चुनाव या पसंद पर डायरेक्टली जो है वह प्रभाव नहीं डालना चाहिए। यानी कि लोगों को राजनीतिक और धार्मिक जो ये क्या कहते हैं कि फ्रीडम है वह मिलना चाहिए। मतलब कविताएं ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की चेतना को जागरूक करना चाहिए, लोगों की चेतना को जगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए समाज के लोगों को। लेकिन समाज के लोगों के ऊपर डायरेक्ट ऐसी कोई कविता नहीं लिखनी चाहिए जो उनको, उनके ऊपर धार्मिक या राजनीतिक प्रभाव डाले, ऐसा पोयम नहीं लिखना चाहिए। ये इन्होंने बताया, इनके बारे में ये बताया जा रहा है। चलिए हम लोग लेते हैं अगला स्लाइड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि समझाने में, पढ़ाने में ईजी हो। आगे कहता है कि हिज अर्ली पोएम्स, उनकी शुरुआती कविताएं, अर्ली का मतलब था शुरू के, प्रारंभिक, मतलब शुरू में जो उन्होंने जो कविताएं लिखी उनके बारे में कहता है। और एग्जिबिट
उनकी शुरुआती कविताएं एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना या प्रदर्शित करना, जैसे दिखाना होता है ना, तो उनकी प्रारंभिक कविताएं प्रदर्शित करती है किस चीज़ को, द हिज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और हिज का मतलब उनका यानी W.H. ऑर्डेन का, यानी W.H. ऑर्डेन के रुचि को दर्शाता है उनकी शुरुआत की कविताएं किन चीज़ में, द इन पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और अफेयर्स का मतलब होता है मुद्दे, एंड आइडियाज़ का मतलब होता है विचार। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जो शुरू में जो कविताओं की रचना की W.H. ऑर्डेन ने, ये उनके राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक विचारों में इनके इंटरेस्ट को दर्शाता है। मतलब शुरू में इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी और जो भी इनके अपने जो विचार थे वो राजनीतिक मुद्दे ही थे, मतलब राजनीति पर ये ज़्यादा लिखा करते थे। बट लेकिन हिज लेटर पोएम्स, लेकिन बाद के पोएम, लेटर मतलब बाद वाला, लेकिन उनकी जो बाद की जो रचनाएं थी, बाद की जो कविताएं थी, ठीक है, उनकी बाद वाली कविताएं जो थी आर ओवर्टली, ओवर्टली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, एकदम साफ साफ, कि उन्होंने जो बाद में जो कविताओं को लिखा आर ओवर्टली क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन पर आधारित थे, एंड मोर पर्सनल इन टोन, और काफ़ी पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, और उनके व्यक्तिगत टोन थे, यानी कि लहजा था, उनकी बोली थी। यानी कि शुरू में जो इन्होंने कविता लिखा, अर्ली पोएम्स, वह राजनीति पर बहुत ज़्यादा लिखते थे, बहुत ज़्यादा विचार करते थे, लेकिन बाद में जो इन्होंने कविताएं लिखी वो ओवर्टली यानी स्पष्ट रूप से वे क्रिश्चियनिटी पर लागू होते, यानी क्रिश्चियन धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, ईसाइयत पर लिखा उन्होंने, एंड मोर और ज़्यादा पर्सनल इन टोन, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लहजे में लिखा, अपने टोन में लिखा, यानी अपनी बोली में इन्होंने लिखा, यानी कि जो इनका खुद का एक्सपीरियंस था उस पर लिखा। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि शुरू में जो इन्होंने कविताएं लिखी उसमें दर्शाता है कि इनका जो इंटरेस्ट था वह किस चीज़ में था, तो इनका इंटरेस्ट राजनीति में कहीं ज़्यादा था, और यही कारण था कि ये राजनीति मुद्दे पर ज़्यादा लिखे। लेकिन बाद वाला हिज लेटर पोएम्स, लेकिन बाद की जो कविताएं हैं वह ओवर्टली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल टोन, उनके अपने मुद्दे थे, उनका अपना लहजा था, और स्पष्ट रूप से वह क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत पे उन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे इनके बारे में कहता है कि एज अ टेक्नीशियन, टेक्नीशियन मतलब तकनीशियन, किसी चीज़ का जानकारी रखने वाला टेक्निकल तौर पे, तो टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डेन एक्सप्लोर का मतलब होता है उजागर करना, किसी चीज़ को दर्शाना। तो टेक्नीशियन के रूप में W.H. ऑर्डेन ने एक्सप्लोर्ड किया, यानी किसी चीज़ को दर्शाया, उजागर किया, बताया, किस चीज़ को, द ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स। स्टेंजा मतलब छंद होता है, जैसे कविता लिखते हैं ना, 4 लाइन, 2 लाइन, 8 लाइन के फॉर्म में जो लिखते हैं वो सब छंद उसको बोलते हैं, यानी स्टेंजा बोलते हैं। तो ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म, और फॉर्म का मतलब उसका रूप हो गया, यानी विधा, उसके प्रकार, यानी कि छंदों के विधाओं के विभिन्नता को, एंड मीटर्स, मैटर्स हो गया, मीटर्स होगा, ई हो गया, मीटर मतलब हो गया दोहा, दोहा हम लोग पढ़ते नहीं है, जैसे कवि रहीम के दोहे ना, रहीम के दोहे, कबीरदास के दोहे, तो मीटर मतलब दोहा होता था। दोहा मतलब कि छंदों की विधाओं और दोहे के विभिन्न तरह के विभिन्नता को इन्होंने एक्सप्लोर किया, यानी उजागर किया टेक्नीशियन के रूप में, यानी इन्होंने तरह तरह के स्टेंजा फॉर्म को जारी किया, स्टेंजा लाए, तरह तरह के ये दोहा प्रस्तुत किए W.H. ऑर्डेन, उसको वह प्रस्तुत किया। आगे इनके बारे में कहता है, ही हैड अ पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, यानी इनके बारे में कहता है कि ही हैड अ पैसन, उनकी इच्छा थी, उनका पैसन था ना, मतलब उनकी उत्कंठा थी, उनकी चाह थी, किन चीज़ों में, तो फॉर वर्ड क्वाइनिंग, वर्ड मतलब शब्द होता है, क्वाइनिंग का मतलब निर्माण करना, वर्ड क्वाइनिंग यानी शब्दों का निर्माण करने की उनमें अलग ही एक पैसन था, अलग ही लालसा थी, अलग ही एक जिज्ञासा थी उनकी, एंड यूजिंग,
और प्रयोग करने में आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक का मतलब होता है प्राचीन, पुराने, और वर्ड्स यानी शब्द, यानी कि कहता है इनके बारे में कि ही हैड अ पैसन, उनकी एक जिज्ञासा थी, उनमें एक ललक थी, उनकी एक उत्कंठा थी फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्दों के निर्माण करने की, मतलब ये शब्दों का निर्माण, नए नए शब्दों का बहुत ज़्यादा निर्माण करते थे। एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, और प्राचीन शब्दों के प्रयोग की, यानी प्राचीन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते थे और नए नए शब्दों का निर्माण बहुत करते थे, ऐसी उनमें जिज्ञासा थी, उत्कंठा थी। विच मेक्स हिम, जो उन्हें बनाता है, मेक्स का मतलब बनाता है, विच मतलब जो, एट टाइम्स कभी कभी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनको समझने में कठिन बनाता है। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, अंडरस्टैंड मतलब समझना, यानी वही कह रहा है कि चूँकि ये इतने ज़्यादा पुराने शब्द, प्राचीन शब्दों का यूज करते थे और नए नए शब्दों का निर्माण करते थे कि लोग जो है इनकी रचनाओं को, कविताओं को जो पढ़ते थे तो उनको समझना थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा कठिन होता था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ही आगे इनके बारे में कहता है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, यानी कि ही, उन्होंने, लेफ्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड छोड़ दिया, एज अर्ली एज 1939, 1939 के पहले या 1939 के शुरुआत में, 1939 के शुरू में ही इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड छोड़ दिया, यानी इंग्लैंड से चले गए। कहाँ चले गए, तो टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सेटल का मतलब कहीं सेट हो जाना, जाके बस जाना। अब परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए, अस्थायी रूप से। कहाँ पर था, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी याद रखिएगा कि 1939 में W.H. ऑर्डेन क्या किए कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने के लिए इन्होंने 1939 की शुरुआत में ही इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने इंग्लैंड कब छोड़ा, तो 1939 में। कहाँ जाके सेटल हुए, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके सेटल हो गए। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा। Auden's work is divided into the British and American phases, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो वर्क हैं, इनकी जो कृतियां हैं, उसको डिवाइड किया जाता है, यानी बांटा जाता है इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। फेज का मतलब चरण या भाग कह सकते हैं। दो भागों में इनकी रचनाओं को बांटा गया है, एक ब्रिटिश फेज में और एक अमेरिकन फेज में। क्योंकि आपको मालूम है कि 1939 में इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और जाके अमेरिका में बस गए, यानी 1939 से पहले जो इनकी रचनाएं थी वो ब्रिटिश फेज की थी और 1939 के बाद की जो रचनाएं थी वह अमेरिकन फेज में थी। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेजेज आर, और इंग्लिश फेज में यानी अंग्रेजी चरण में इंग्लैंड में जब थे तो उस समय जो इनके नोटेबल यानी कि उल्लेखनीय जो वर्क्स हैं, जो कार्य हैं, जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएं हैं वह यहाँ पे दी गई हैं। जैसे क्या क्या दी गई हैं, द ओरेटर्स। अब ओरेटर का मतलब पता है क्या होता है, वक्ता। जैसे कोई स्पीकर नहीं होता है, अगर आपने चौथा लेसन पढ़ा होगा प्रोज में, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, जिसमें वक्ता होता है, बोलने वाला, स्पीच देने वाला ना, मार्टिन लूथर किंग का। तो ओरेटर्स का मतलब था वक्ता है, तो ये कि वक्ताओं पर इन्होंने लिखा। सेकेंड नंबर है द डांस ऑफ डेथ। डांस का मतलब नाचना होता है, नाच, और डेथ का मतलब क्या हो गया, मृत्यु, यानी कि मृत्यु का नृत्य, मृत्यु का डांस, मौत का नाच। नेक्स्ट है लुक स्ट्रेंजर। तो लुक माने देखना होता है, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अपरिचित, यानी अपरिचित के देखो, उन लोगों को देखो जो स्ट्रेंजर है ना, अपरिचित लोग। स्पेन, तो एक देश का नाम है, स्पेन पर भी इन्होंने लिखा है। अनदर टाइम, किसी और समय, ये भी इनकी एक इंग्लिश फेज की रचना है, किसी और समय, कभी और। नेक्स्ट
द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड, अमेरिकन फेज में जो इनके उल्लेखनीय जो वर्क्स हैं यानी जो कार्य हैं वह सम्मिलित हैं यानी यहाँ पे उल्लेखित हैं, वह शामिल हैं, जिसका नाम क्या है, न्यू ईयर लेटर। न्यू ईयर पता ही है, नए साल का क्या पत्र, नौ वर्ष का पत्र। फॉर द टाइम बीइंग मतलब उस समय तक या उस टाइम, एक रचना है इनकी। द एज ऑफ एंजाइटी, एज ऑफ एंजाइटी पहले ही बता चुके हैं, इसी के लिए उनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। यानी कि एंजाइटी मतलब चिंता, एज का मतलब उम्र, चिंताओं का उम्र या चिंताओं का युग। द शील्ड ऑफ अकीलस, आपको मालूम है अकीलस एक बहुत बड़े सम्राट थे, राजा थे, काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, तो उनके कवच के बारे में लिखा। द शील्ड ऑफ अकीलस यानी अकीलस का कवच, शील्ड का मतलब होता है कवच। चलिए आगे जो इनके बारे में दे रहा है अब उसको पढ़ते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि द प्रेजेंट लिरिक, लिरिक मतलब गीत, ये जो प्रस्तुत, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत गीत जो है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि पत्ते अब तेज़ी से झड़ रहे हैं, ये जो टाइटल है इस पोएम का। इनैक्ट्स, इनैक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को वही दर्शाना, दिखाना, प्रस्तुत करना। तो ये जो कविता है वो प्रस्तुत करता है, दिखाता है, इनैक्ट्स करता है। किस चीज़ को दर्शाता है कि द फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इनहेरेंट का मतलब होता है जो निहित है यानी कि जो समाहित है, जो जाके बसा हुआ है किस चीज़ में, द इन ह्यूमन लाइफ। यानी ये जो कविता है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह मानव जीवन में निहित यानी समाहित बसा हुआ जो निराशा है उसको उजागर करता है। द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, एस्पिरेशंस का मतलब होता है कुछ इच्छाएं, अभिलाषा ना, कुछ आकांक्षा, और उन आकांक्षाओं को भी दर्शाता है दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये कविता इस चीज़ को दर्शाता है, कुछ ऐसी आकांक्षाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, जैसे कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये बातों को सोचना, हम हमेशा जवान रहेंगे, हम हमेशा सुंदर दिखेंगे, ये कुछ इंसानों की आकांक्षाएं होती है। जैसे हम कुछ लोगों की ये भी चाह होती है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो कुछ ऐसी आकांक्षाएं हैं दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। इस तरह की आकांक्षाओं को भी यह कविता दर्शाता है। जब आप पोएम को पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। एंड और द सेंस ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब होता अकेलापन ना, एकांकीपन, अकेलेपन में जो लोग रहते हैं, तो अकेलेपन की जो सेंस है, जो भावना है, इन विच जिसमें एवरी इंडिविजुअल, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, लिव्स एंड डाइज, जो जीता है एंड डाइज और मरता है। तो इस चीज़ को भी इनेक्ट्स करता है, इस चीज़ को भी दर्शाता है, इस चीज़ को भी दिखाता है यह कविता। यानी यह कविता किन किन चीज़ों को दिखाता है तो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़े हैं। एक बार इस लाइन को और भी समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, तो एक बार अच्छे से आप पहले समझ ली कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। खड़ा कि द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत गीत नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स यानी कि प्रस्तुत करता है, उजागर करता है, दर्शाता है किस चीज़ को, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में बसे हुए, समाहित हुए, निहित निराशा को दर्शाता है। यह क्या करता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और यह मानव जीवन में निहित वैसी आकांक्षाओं को दर्शाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। एंड और द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द सेंस ऑफ लोनलीनेस, उस अकेलेपन की भावना को दर्शाता है, इन विच जिसमें एवरी इंडिविजुअल लाइफ एंड डाइज, जो प्रत्येक व्यक्ति जीता है और मरता है। वैसी अकेलेपन की जो भावना होती है, जो एकांकीपन होता है, उसमें जो इंसान रहता है, प्रत्येक इंसान वो रहता भी, जीता भी है, मरता भी है, वह जीवन यापन भी करता है, लास्ट में जाके मर भी जाता है। तो इसको भी यह कविता प्रस्तुत करता है। तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं
इस कविता को पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे हम लोग अच्छे से। तो कहीं नहीं जाइएगा, ज़रूर अगले वीडियो को देखिएगा और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।